वेलकम टू करंट टेक यूट्यूब चैनल। करंट टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो से हम CSS सीखना शुरू करने वाले हैं। ये CSS की इंट्रोडक्शन क्लास होगी और इस क्लास में हम देखेंगे कि CSS क्या है और CSS को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं व्हाट इज CSS। CSS क्या है? CSS गिव स्टाइल टू रो HTML, यानी कि आपके HTML की जो रो फॉर्म होगा उसको स्टाइल देने के लिए यूज की जाती है। CSS स्टैंड ऑन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS इज यूज टू बी गिव स्टाइल टू और वेब पेजेस, यानी कि आप जो वेब पेज देखते हो, वेब पेज में जैसे जो आपको स्टाइल दिखते हैं, जो ये कलर, जैसे ये कलर दिख रहा है या ये कुछ आपको यहाँ पे बटन वगैरह शो होंगे, कुछ वो सब जो यहाँ पे एक ये आइकॉन हो गया, जैसे व्हाट्सएप का आइकॉन हो गया, मैप्स का आइकॉन हो गया, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा वो उसको हम डिज़ाइन करते हैं। उसमें जो भी कलर देते हैं उसको अच्छा दिखने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम HTML में तो हम बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसके बाद उसको डिज़ाइन करना, जो उसमें कलर वगैरह देने हैं, उसको बहुत अच्छा दिखता है। जो आपको वेबसाइट दिखती है, कलरफुल दिखती है, वो CSS की सहायता से दिखाई देगी आपको। तो आप ऐसा मान लो कि जैसे हमारी बॉडी होती है, उसके अंदर जो हमारा स्केलेटन होता है यानी कि कंकाल होता है, वो हम HTML से बनाएंगे। वो वेबसाइट का कंकाल होगा जो HTML से बनाएंगे। और उसके बाद जैसे हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर, जैसे हड्डियों के ऊपर जैसे मांस होता है, उसे जैसे अलग अलग कलर का, अलग अलग इंसान का अलग अलग कलर होता है, उसी तरह से हम जो इसके ऊपर वेब डिजाइनिंग करेंगे, जिस तरह से कलर देंगे, वो आप मान लो कि वेबसाइट उससे अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। आप देख लो एक हड्डियों का कंकाल कैसा दिखाई देता है और एक इंसान कैसा दिखाई देगा, उसी तरह से एक वेबसाइट भी HTML से आपको कैसी दिखाई देगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद स्टाइल शीट्स भी यूज करके देखेंगे कि कैसे दिखाई देंगी। तो CSS यूज टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, यानी कि आप वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी CSS का यूज किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पे एक तो डेस्कटॉप वर्जन में देखते हो तो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन में जैसे दिखाई देगी PC में। उसके बाद अगर आप फ़ोन में उसी वेबसाइट को देखते हो, अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आपको वो अच्छे से दिखाई नहीं देगी। उसका या तो ऊपर से हेडर कट जाएगा या नेव बार कट जाएगा, कुछ भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी हम CSS का यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारा होम बटन हो गया या मेन्यू हो गया, जो ऊपर बार दिखाई देता है, हेडर होता है, वो दिखाई देता है। अगर वो CSS से हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो वो आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होती है तो वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, उसमें आपको कटिंग दिखाई देगी। तो उसके बाद HTML यूज स्ट्रक्चर वेबसाइट, यानी कि HTML वेबसाइट की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए भी यूज की जाती है। यानी कि CSS की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिज़ाइन करना, यानी कि वेबसाइट को डिज़ाइन करना होती है। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, YouTube का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये होम बटन, ये सब इधर से इस साइड से बटन दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ ऊपर, ये सब CSS की सहायता से वो कर सकते हो आप। अगर CSS यूज नहीं करोगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। चलो चलते हैं हम नोट्स में आगे, हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं CSS को और कितने प्रकार से CSS को यूज किया जाता है। तो अब रोल देख लेते हैं CSS का क्या होता है हमारी वेबसाइट डिज़ाइन में। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट विच नो CSS इज स्टाइल शीट लैंग्वेज दैट यूज टू हैंडल द प्रेजेंटेशन ऑफ द वेब पेज कंटेन HTML, यानी कि जो हम वेबसाइट में सामने फ्रंट एंड में देखते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। इट मेक योर वेबसाइट ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसको एक ब्यूटीफुल लुक देगी और एक मॉडर्न तरीके से आपको दिखाई देगा। जो पहले की वेबसाइट होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती थी अच्छे से। अभी CSS आने के बाद बहुत अच्छे से दिखाई देने लगी है। पहले थी डिजाइनिंग बट उतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी तो आप देख सकते हो ये भी एक HTML हो सकता है। अगर इसमें HTML हो तो उसके बाद अगर CSS यूज करें तो ये अच्छे से दिखाई देगी, जो कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। ये भी पेज जो मैंने अभी ओपन कर रखा है,
उसके बाद ये कुछ सिंटैक्स होता है, इस सिंटैक्स को देख लो। CSS का सिंटैक्स इसी तरह से होता है। ये सिलेक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे आप P ले लो, ये P मैंने सिलेक्टर लिया हुआ है। उसके बाद कलर, ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद ये ब्लू है, जो ये वैल्यू है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। अभी आप इसी प्रकार समझ लो। ये सिलेक्टर है, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्टर यूज कर सकते हो। जो आपने वहाँ पे ID दी है या नाम दिया है वो भी ID सिलेक्टर हो गया, और जो आपने क्लास दिया वो क्लास सिलेक्टर बोला जाएगा उसको। ये P है, ये टैग है आपका पैराग्राफ टैग। और उसके बाद यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट में कलर है, जो ये आपकी प्रॉपर्टी है, यानी आप कलर दे रहे हो ब्लू। इसका जो कलर है वो ब्लू दे रहे हो, ब्लू इसकी वैल्यू है। तो ये होता है CSS का सिंटैक्स। उसके बाद यह है ग्रुप सिलेक्टर, हेडर, यानी कि आप ग्रुप में सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा सिलेक्टर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने हेडर और P टैग में और उसके बाद एक इंट्रो क्लास है, इन तीनों में मैंने अगर एक ही कॉमन प्रॉपर्टी देनी है और उसके अगर ऐसा करना है तो आप इस ग्रुप में यूज कर सकते हो। इन तीनों को इकट्ठा यूज करने के बाद आप इसमें एक बार प्रॉपर्टी दोगे तो ये आपको पूरे तीनों में अप्लाई हो जाएगी। ये होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक, इधर वाला हिस्सा। और उसके बाद ये होता है ग्रुप सिलेक्टर, ये आपका सिलेक्टर हो गया। उसके बाद 3 ways टू ऐड CSS। आप देख लेते हैं कि CSS को यूज़ करने के कितने वे हैं, कितने तरीके हैं। अब CSS आपके HTML में आप यूज कर सकते हो 3 तरह से। पहला तो है इनलाइन CSS। क्या होती है इनलाइन CSS? ऐड टू द एलिमेंट डायरेक्टली यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। यानी कि अगर आपने ये देखो, आपने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा कोई भी, जैसे हम उसको करके देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा, उसके अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के और उसके अंदर आप जो भी CSS लिखोगे वो अप्लाई हो जाएगी, यानी कि वो उसी जगह पे करंट वेब पेज में वहीं पे आपकी यूज हो जाएगी। उसे बोलते हैं इनलाइन। उसके बाद आता है इंटरनल में आप इनसाइड द हेड टैग के अंदर आप स्टाइल नाम से एक टैग देके उसके अंदर आप पूरी की पूरी CSS लिख दो। यानी कि हमने अगर वेबसाइट का पेज बनाया और उसके अंदर आप एक वेबसाइट का पेज बनाने के बाद उसी के अंदर आप हेड टैग में उसकी CSS दे देते हो तो वो पूरा एक पेज में कंप्लीट हो जाता है। तो उसको हम इंटरनल बोलेंगे। इसको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपको। उसके बाद होता है एक्सटर्नल CSS। क्या होती है? अगर आप एक सेपरेटली शीट बना लेते हो, आप अपनी एक अलग से एक शीट बनाते हो .css की नाम से, इसकी जो एक्सटेंशन रहेगी वो .css रहेगी। वो एक अलग से CSS शीट बना के उसको लिंक कर लेते हैं हम अपने HTML डॉक्यूमेंट से। लिंक करने के बाद वो हम अगर वहाँ पे हम CSS लिखते हैं तो वो हमारी HTML में अप्लाई होगी। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब इन तीनों को इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम VS कोड में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इनलाइन देख लेते हैं। इनलाइन क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे एक P टैग ले लिया और इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। ये इस तरह से लिख लिया मैंने। इतना लिखने के बाद ये आपको अभी सेव करके इसको देखोगे, इसको लाइव करके देखते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी के लिए नॉर्मल HTML में है तो आपको इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी आपने इसमें इंटरनल इनलाइन CSS यूज करनी है। तो यहाँ पे आप एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखोगे इस तरह से, और इसके अंदर आप इसका बैकग्राउंड कलर जैसे मैं दे देता हूँ। अभी के लिए बैकग्राउंड कलर लिख दो इसका। जैसे मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से, ये तो होगी इनलाइन CSS। अब देखना यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर आ गया, देखो इसके, ये देखो ये कुछ बैकग्राउंड में कलर आ गया इसके ब्लू। इसको बोलते हैं हम इनलाइन CSS, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक आप टैग लिया, टैग के एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के अंदर ही आप स्टाइल एट्रीब्यूट लेके उसी के अंदर यहाँ पे आप जो भी CSS लिखोगे ये आप वहाँ पे आपको शो होगी। इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है CSS लिखने का। ऐसा लिखने में अगर आप अभी आपके पास एक एलिमेंट है, अगर आपके पास यहाँ पे 1000 एलिमेंट होंगे तो आप अलग अलग में लिखोगे। 1000 एलिमेंट में इतना कुछ लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका पेज, और बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या क्या कहाँ क्या लिखा हुआ है, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तो मैंने एक ही प्रॉपर्टी ली है अभी CSS की। हो सकता है आप इसी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉपर्टी लो, इसी P टैग से ले ये, तो इसकी आपको कम 10-20 प्रॉपर्टी देनी होंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं दे पाओगे और अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए इनलाइन CSS को रिकमेंड नहीं किया जाता है।
तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है जो हमारी इंटरनल CSS क्या होती है। अब इंटरनल CSS में आप यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए। इसको डिलीट किया। अब यहाँ पे मैं इंटरनल CSS में ये हेड है, हेड टैग के अंदर आप यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट ले सकते, स्टाइल लगा के, सॉरी स्टाइल लेने के बाद टैग लेने के बाद स्टाइल का, और यहाँ पे आप जैसे ही P लिखोगे और उसके बाद ये करोगे। अब इसका बैकग्राउंड कलर आप दो, जो भी बैकग्राउंड कलर दोगे यहाँ पे आप टैग ले सकते हो या फिर यहाँ पे आप ID दे सकते हो। ये ID सिलेक्टर होता है, इसको ID सिलेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे मैं इसकी ID जैसे दे देता हूँ पैराग्राफ। जैसे मैंने पैरा ID दे दी और यहाँ पे आप लिखोगे कुछ इस तरह से। ID दिए तो हैश से, ID को हैश से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे लिखोगे और कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड का कलर, अभी बैकग्राउंड कलर दोगे कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अभी के लिए ऑरेंज। जैसे ही सेव करोगे अभी देखना इसके बैकग्राउंड में एक कलर लग जाएगा बैकग्राउंड का, ये ऑरेंज है, देखो इस तरह से कुछ। तो ये तो होगी इंटरनल CSS। आप यहाँ पे एक अलग से स्टाइल बना के, ये भी रिकमेंड नहीं किया जाता है वैसे, अगर आपको छोटा वेब पेज कुछ छोटा डिजाइन करना हो तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। अगर आप इसमें आप बड़े कोई वेबसाइट बना रहे हो तो इसमें यहाँ पे डिजाइन करते हो एक स्टाइल में, तो आपका बहुत ये ऊपर आपकी CSS बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप नीचे जो HTML का डॉक्यूमेंट होगा, कंटेंट होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। तो ये भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। चलो इतना है, अगर आपने छोटा पेज बनाना है, कुछ लैंडिंग पेज बनाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो थर्ड है वो आता है हमारा एक्सटर्नल CSS का। कुछ इस तरह एक्सटर्नल CSS पर सेपरेटली, ये एक अच्छा तरीका है, सबसे ज़्यादा यही रिक्वायरमेंट होता है और सभी यही यूज करते हैं। जितने भी अच्छे डेवलपर होंगे वो एक यही अच्छा तरीका है, इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आप किसी भी नाम से एक फाइल बना लो CSS की। जैसे मैं style.css नाम से बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने बना ली style.css। अब आप यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखोगे, यहाँ पे P टैग ले लिया और इसके अंदर आप इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे सकते हो, ऑरेंज दिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी मैं एक और प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, जो इसका कलर है, यानी कि जो आपके टेक्स्ट का कलर है उसको मैं कर रहा हूँ रेड। Ctrl+S से सेव। और यहाँ पे जाके देखो अभी ये लिंक अभी यहाँ पे लगी नहीं आपकी प्रॉपर्टी। देखो आपने CSS यूज किया, एक शीट बना ली, अभी लगी नहीं, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई। रिफ्रेश करके देखो, नहीं अप्लाई हुई। अब इसका ना अप्लाई होने का क्या कारण है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ से अलग से स्टाइल शीट बनाई है और इसको आपको HTML डॉक्यूमेंट के साथ आपको लिंक करना है, तो आपको मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, HTML की जो वीडियो थी ये CSS की, तो इसमें आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो इसमें एक लिंक टैग होता है, लिंक को यूज करोगे और इसके अंदर आपको स्टाइल शीट का आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप अपनी स्टाइल शीट का जैसे ही नाम लिखोगे कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे वो शो कर जाएगा। ये देखो आपको शो कर जाएगा कि आपकी कौन सी स्टाइल शीट है। इसका एंटर मारोगे, Ctrl+S से सेव करोगे, अभी जाके देखो, अभी देखो इसका CSS अप्लाई हो गई है इस पे। तो आप एक तो इतना लिंक लिखा आपने सिर्फ छोटा सा डॉक्यूमेंट में, और एक आप पूरी की पूरी स्टाइल शीट लिखते यहाँ पे, तो वो बहुत हैवी हो जाता। इसलिए इसी तरीके को रिकमेंड किया जाता है कि आप थर्ड वाला यूज करो, एक्सटर्नल CSS का। आप यहाँ पे आप इसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी दोगे, अगर यहाँ पे ID दे के भी आप प्रॉपर्टी देते हो, इसके बाद आपको सिलेक्टर में बता देता हूँ। तो सिलेक्टर तो एक तो ये P हो गया, जैसे मैंने पैराग्राफ का P ले लिया, और हेडिंग का H हो गया, H1 हो गया, और इसी तरह से लिंक टैग का A हो गया, एंकर टैग का, और इसी तरह LI का, लिस्ट का LI हो गया, UL हो गया, वो सभी सिलेक्टर हैं। और उसके बाद
जो प्रॉपर्टी देनी है वो ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पे कलर है, उसके बाद आपने रेडियस देनी है या इसकी पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, वो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। और उसके बाद जो आप लिखोगे कितनी मार्जिन देना है, कितनी पैडिंग देनी है, तो वो आपका वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू होगी। इसको यहाँ पे लिंक किया और यहाँ पे अब जितनी भी आप यहाँ पे क्लास दोगे, एक होता है आईडी सिलेक्टर और एक होता है क्लास सिलेक्टर। यहाँ पे जैसे मैंने आईडी दे रखी है इसको पैरा, और इसको आप यहाँ पे अगर आईडी दे रखी है तो आप क्लास भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप क्लास नहीं दे सकते। आपने क्लास दी, जैसे अब आप पैरा नाम से क्लास दे दी। वो क्लास का क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर आप क्लास एक एलिमेंट में क्लास एक से ज़्यादा एक ही तरह की यूज कर सकते हो। यानी कि आपने इसमें पैरा क्लास यूज किया है तो नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट होगा उसमें भी आप पैरा क्लास यूज कर सकते हो। और आईडी है तो सिर्फ आईडी आपको यूनिक देनी होगी। यहाँ पे आईडी पैरा है तो दूसरे एलिमेंट में आप आईडी पैरा नहीं दे सकते, वो एक काम रॉन्ग हो जाएगा, उसमें आपके एरर आ जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लास पैरा दे दी है, अब यहाँ पे चलते हैं CSS में। यहाँ पे आप क्लास को अगर लिखना है तो क्लास को लिखने का तरीका कुछ होता है, डॉट और उसके बाद पैरा, इस तरह से। अब अगर इसको मैं कमेंट कर दूँ एक बार के लिए और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दूँ, कुछ इस तरह से ब्लू वॉयलेट, और उसके बाद इसका मैं कलर दे दूँ वाइट। तो आप देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये CSS अप्लाई हो गया, यानी कि इसको यहाँ पे मैंने अगर इसकी क्लास भी दी है तो ये क्लास में अप्लाई हो गई है। अगर यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूँ और उसके बाद यहाँ पे आईडी, जो मैंने यहाँ पे आईडी भी इसकी पैरा दे रखी है, तो आईडी को आप लिखोगे तो हैश से डिनोट करना होगा, हैश, और उसके बाद आईडी, जो आईडी का नाम है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे पैरा आईडी दी हुई है। तो इस तरह से अभी इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो जैसे अभी की कुछ भी दे दूँ, मैं ब्राउन दे देता हूँ। और उसके बाद मैंने इसका अभी के लिए मैं इसका कलर जो है ब्राउन दिया तो वाइट कलर वाइट दे देता हूँ, इसका कलर वाइट दे दिया। और उसके बाद इसको पैडिंग दे देता हूँ। अभी मैंने पैडिंग दे दी इसकी 50 पिक्सल की, और उसके बाद ये चारों तरफ से 50 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा। अभी देखते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये पैडिंग जो मार्जिन होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि पैडिंग कहाँ से ली जाती है और कहाँ से इसका मार्जिन दिया जाता है। आप देखो पैडिंग देने पे ये कुछ इतना बड़ा हो गया है, तो इसका कारण ये है कि इसकी पैडिंग बीच में से पैडिंग यहाँ से ली जाती है अंदर से और मार्जिन बाहर से होता है। तो ये मैं आगे आने वाली क्लास में आपको बता दूंगा। तो आज तो इस वीडियो में CSS का इंट्रोडक्शन था, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी वो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएगी। वैसे तो मैंने ये भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।